नमस्ते आदाब। आज इस शख्सियत से मुलाकात की कड़ी में हम हंस सम्मान से सम्मानित रचनाकारों से मिल रहे हैं और हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी उनके बारे में। सर आप। मैं शकील सिद्दीकी हूँ, लखनऊ में रहता हूँ और पिछले कई वर्षों से लिख रहा हूँ। मुख्यतः कहानी मेरा क्षेत्र है, लेकिन अनुवाद का काम भी मैंने बहुत किया है और भारत, पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों की अनेक कृतियों का मैंने अनुवाद किया है। तो फिलिस्तीन का जो संकट अभी है और फिलिस्तीन उस कारण से मेरा ध्यान उधर गया और मैंने फिलिस्तीनी अनेक कहानियों का अनुवाद किया। एक कहानी मैंने हंस में भेजी, गमज़दा संतरों की सरजमीन, और वो कहानी छपी हंस में, बहुत पसंद की गई। तो जो ये हंस ने एक सिलसिला चलाया है अपने एक साल के दौरान छपी हुई रचनाओं, जो श्रेष्ठ रचना हैं उनको पुरस्कृत करने का, तो उसी सिलसिले में मेरा जो अनुवाद था उसको भी इस योग समझा गया कि पुरस्कृत किया जाए। तो गमज़दा संतरों की ज़मीन, जो फ़िलिस्तीनी कहानी और वहाँ के दुख, दर्द और संघर्ष को उभारती है, उसको पुरस्कृत किया गया। और ये इस तरह का सिलसिला चलना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा लाभ जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि इस प्रकार लोग दूसरी भाषाओं की कृतियाँ जो हैं उनको अपने हिंदी में या उर्दू में या भारतीय भाषाओं में लाने की ओर आकृष्ट होंगे और समझेंगे इसका भी कोई महत्व है। क्योंकि लोग ज़्यादातर समझते हैं कि मौलिक लेखन को ही पुरस्कृत किया जाता है और किया भी जाता है। ज़्यादातर पुरस्कार तो मौलिक लेखन को ही मिलता है, लेकिन अनुवादकों का भी एक महत्व और साहित्य की समृद्धि में। और अनुवादक अपना हनन करके रचना करता है, यानी जो उपन्यासकार या कहानीकार है वो तो अपने को स्थापित करता है, लेकिन हम तो दूसरे को स्थापित करते हैं। नहीं, सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और है सर, इसमें आजकल जो विमर्श नए नए आ रहे हैं, तो इसमें एक जो कई सारे रचनाकारों को हमने पढ़ा है, जैसे अनवर सुहेल साहब की कुछ कुंजड़ कसाई इस टाइप का। तो मुझे लगता है कि आप जो जो जाति से संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं जो इस्लाम के अंदर, उस पर भी आपने कुछ अनुवाद किए हों या फिर उससे संबंधित कुछ रचनाएं हो आपकी, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, मैंने खुद लिखा है, हमारी कहानियों में ये मौजू आया है और उसके अलावा मैंने तर्जुमा भी किया है। और क्योंकि देखिए, मैंने रशीद जमा का समूचा लेखन सामाजिक सुधार और उद्धार के लिए है, स्त्री की आज़ादी और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए। तो उनका समूचे लेखन का मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो मैंने ऐसे जो उर्दू में या किसी और भाषा में लिखा गया, ख़ास तौर से ये ज्वलंत मुद्दा है और लोग ये समझते हैं कि उर्दू में इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन उर्दू में भी इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन कम दिया गया। हिंदी में जितना इस तरह के विमर्श चलते हैं सामाजिक और अपने समय की चुनौतियों से टकराने का जो हौसला दिखाया है हिंदी के रचनाकारों ने, उर्दू में कम है। इसमें एक दूसरी चीज़ है कि जिस तरीके से दलित आंदोलन ये हिंदी में चल रहा है, ऐसा उर्दू में भी कुछ दलित या पसमानदा या फिर इस तरीके से अर्जाल, दलित तो नहीं है, लेकिन पासमानदा का एक का तो पसमानदाओं में थोड़ी बेदारी आई है। तो ये अपने को संगठित करने और अपने हुकूक को पाने और सबसे बड़ी बात है कि समाजी तरक्की के लिए कोशिशें करना, ये भी हमको दिखाई पड़ता है और ये साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। उर्दू कहानियों में, उर्दू शायरी में, उर्दू कहानियों में ज़्यादा है, नावल में भी है। और कई लोगों ने इस मौजू को विषय बनाकर लिखा जी। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ है सर, मैंने कई वीडियो देखा था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट रहा है, मैंने आधा गांव पे काम किया और इस बहाने से तो मैंने देखा कि लोग ये कह रहे हैं कि जो उर्दू है, उर्दू अदब में बहुत ये एक तरीके से जात पात की बातें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक पक्षीय जो चीज़ है उर्दू में कहाँ है जात पात का, थोपने की जो बात होती है बेसिकली, इसलिए कि उर्दू हमेशा से भाषा रही
शुरफा जिसको कहते हैं, जी 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 शुरफा की ज़बान रही, जी और शुरफा की ज़बान होने की वजह से मुस्लिम घरानों में भी उर्दू की पहुंच नहीं है। जो गरीब मुस्लिम परा हैं या पसमानदा मुस्लिम घराने जो हैं, जी जी वहाँ उर्दू की बहुत पहुंच नहीं है। वो पसमानदा लोग ज़्यादातर हिंदी में लिखते हैं। जी अब उर्दू में, अब जो उर्दू जानने वाले जानते हैं वो लिखते हैं और उर्दू में वो सवाल उठाते हैं। जी जी तो ये उर्दू में जिस तरह से क्योंकि ये जो मुसलमानों में, देखिए तालीम का मसला मुसलमानों का बहुत अहम मसला है, जिस पे लिखा जाना चाहिए नहीं लिखा गया। सामाजिक पिछड़ेपन का मसला बहुत बड़ा मसला है, जिस पे लिखा जाना से नहीं लिखा जाना चाहिए। लड़कियों की तालीम और फिर लड़कियों की तालीम के साथ ही उनके अधिकार जो हैं, किस तरह से उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, किस तरह से पाबंदियां लग रही हैं। अब अफगानिस्तान में कह दिया कि लड़की बाहर बोल ही नहीं सकती। कोई जुल्म की इंतहा होती है कि कोई लड़की घर से बाहर किसी से बात ही नहीं कर सकती। तो ये इस तरह के जबर, इस तरह के अत्याचार हो रहे हों, ये औरतों के सवाल पे उर्दू में लिखा बहुत दिनों से जा रहा है। यानी उर्दू कथा साहित्य की इब्तदा ही औरतों के साथ जुड़कर हुई। कई हैं, आसमत चुगताई एक बड़ा नाम है। हाँ, फजूल हैदर से भी पहले फतुलन हैदर हो गई हैं, नज़ीर अहमद थे, वो थे, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, जी ऐसे कई लोग हैं। तो जिन्होंने औरतों के सवालों पे बहुत लिखा, ख़ासतौर से तालीम के बारे में। और मौलाना आज़ाद जैसे लोगों ने पर्दे की मुखालफत की, शिबली नुमानी। जी। लेकिन जाति के सवाल पे कितना लिखा गया उर्दू में? जाति के सवाल पे लिखा रशीद जहाँ ने लिखा, इसमें चुगताई ने लिखा और कृष्णचंद्र ने लिखा। हाँ, इसमें चुगताई की रचनाएं मूलतः देखी जाती है तो उसमें जो महिलाओं की समस्याओं पे सबसे ज़्यादा रहती है, महिला इशू। हाँ, महिलाओं के सवाल हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, उन पे है। लेकिन उन्होंने गेंदा उनकी कहानी है, जड़ें उनकी कहानी है, उन्होंने इस मौजू को भी छुआ है, कम छुआ है। अच्छा, ये एक तरीके से देखा जाए तो नया जो विमर्श शुरू होता है, हंस जिसको स्थापित करता है हिंदी में, या फिर जो दलित साहित्य शुरू होता है, तो क्या उधर उर्दू में भी इस तरीके की कोई रचनाएं या कुछ एक जेनरे निकल के आता है क्या? यदि नहीं निकल रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है? उर्दू में नहीं है विमर्श उस तरह का, क्योंकि एक तो ये है कि उर्दू वालों की सामाजिक हिस्सेदारी जो है वो सीमित है। अब आप जो भी आंदोलन देखते हैं, सामाजिक आंदोलनों में, राजनीतिक आंदोलनों में, हिंदी क्षेत्र के लोगों की जो सक्रियता होती है वो उर्दू भाषी की उतनी नहीं होती। नहीं, लेकिन उस क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए उर्दू में नहीं भी लिखे हैं तो इंग्लिश में भी वो लिख सकते थे, तो इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को इंग्लिश में आती, कम आती ही नहीं, आई हैं या तो हिंदी में भी नहीं आती। हिंदी में आप तेलुगु में आती हैं, हाँ, तमिल में आती हैं, मलयालम में है, ये सब ये विमर्श है। तेलुगु में जो तेलुगु मुसलमान है उनकी क्या हालत है उसके ऊपर है जी। तो ऐसा नहीं है, तेलुगु हो गया या फिर केरल का हो गया, केरल मलयालम में है। जी जी और ये कोंकणी में है। जी जी जी। चीज़ों को एक जगह लेकर आए। कुछ लेखक हों इसमें जो लोग इस पे लिखते रहे, वो मान लीजिए छपता नहीं है, या आप जानते हैं जैसे मेरी एक किताब अभी आई है, कारखानों में ज़िंदगी। अच्छा। तो अब ये देखिए, अब वो कारखानों में किसानों के बारे में तो बहुत लिखा, लेकिन कारखानों इंडस्ट्रियल वर्कर्स के बारे में हिंदी में बहुत कम लिखा है। जैसे अपने बिस्मिल्लाह साहब ने जेनी जेनी बेनी चितरिया के माध्यम से बनकरों के बारे में। लेकिन वो औद्योगिक नहीं है ना। हाँ, औद्योगिक नहीं है। जी जी। वो तो नहीं, जीनी जीनी में वो अब्दुल बिस्मिल्लाह को छोड़ दिए, जैसे जयनंदन ने लिखा जी। इसराइल एक कहानीकार थे, शेखर जोशी ने कई कहानियाँ लिखी, अमरीक सिंह दीप ने कई कहानियाँ लिखी, राजेंद्र राव ने कई कहानियाँ लिखी। इन लोगों ने, ये इंडस्ट्रियल वर्कर थे ये लोग खुद, तो इसलिए वो तजुर्बा उनके पास सीधा फर्स्ट पर्सन वाला तजुर्बा था, इसलिए उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से वो लोग लिख पाए। तो वो मैंने ऐसी सारी कहानियों का एक संकलन तैयार किया है जो कारखानों में ज़िंदगी के नाम से प्रकाशित हुआ है। तो उसमें ऐसी कहानियां मैंने जो इस पिछले 50 सालों में लिखी गई, जो कारखानों के ज़िंदगी और वहाँ की मुश्किलों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे उर्दू प्रकाशकों को भी इन सवालों पर, जो मुसलमान औरत के सवाल है, मुसलमान किसानों के, गरीबों के सवाल है, ज़ात के सवाल है,
तो इन सबको के ऊपर संग्रह लाते तो उससे बात ज़्यादा लोगों तक जाती है, और जो जागरूक होते हैं लिखने वाले भी, और रिफॉर्म भी होता है, जो रिफॉर्म भी होता, जो बुराइयां थी वो हाँ, अच्छी भी होती। और लिखने वाले पैदा हों, हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए जी ना। जी जी। हाँ, मोमिन कॉन्फ्रेंस जब बना था तभी से एक तरीके से देखा जाए तो पिछड़े या फिर जो पसमानदा मुस्लिम हैं उनकी बातचीत शुरू हो गई थी, लेकिन इतने दिन तक वो नेपथ्य में रहा या वो कहीं दिखता नहीं था। चाहे उसमें वर्ग की बात करने वाले लोग भी उस पर नहीं लिखते थे या दलित की बात करने वाले लोग भी उस पर नहीं लिखते थे, और एकाएक ये कहा जाए कि मार्केट में आ गया है। तो इसको किस रूप में देखते हैं सर? क्योंकि असल में जो पसमानदा का वो मामला था, ये मुख्ता बिहार से उठा, और वो हिंदू में भी पिछड़े और दलित वर्गों का जात का सवाल सबसे उग्र रूप में जी बिहार से ही उठा। जी बिहार में ही जातियों के पहले संगठन बने, जी कुर्मी महासभा वहीं पहला बना, कायस्थ महासभा सबसे पहले वहीं बना, जी यादव महासभा सबसे पहले वहीं बनी जी बिहार में, और वहीं से शुरू हुआ। और मतलब काफ़ी धार उसमें धार थी। तो पसमानदा मुसलमान, क्योंकि वहाँ पसमानदा मुसलमानों की आबादी भी बहुत है, जी 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 तो इसलिए वहाँ भी ये जागरूकता आई। फिर अनवर अली जो हैं, जिन्होंने पूरी किताब लिखी पसंद, वो भी वहीं के हैं, मसावाद की जंग। जी है ना। जी जी तो इस वजह से उधर बिहार की तरफ ज़्यादा ध्यान के पसमानदा मुसलमान या पसमानदा हिंदू हों, दोनों के राजनीतिक चेतना यहाँ के मुकाबले आगे बढ़ी हुई है, और वहाँ आंदोलन भी हुए, कोशिशें भी हुई, और इसलिए वो राजनीति में भी वहाँ की आगे हैं। यहाँ की राजनीति में सियासत पसमानदा पीछे हैं, और मामलों में नेता बनने के लिए और एमएलसी बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, फोटो होल्डिंग्स लगवा देते हैं, जी जी जी। लेकिन पसमानदा लोगों के तरक्की के लिए जैसा काम होना चाहिए वो नहीं कर पाते। मतलब चेतना के स्तर पे काम नहीं हो रहा है, व्यक्तिगत चेतना के स्वार्थ प्रसार के लिए, संगठित करने के लिए, और उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए, शिक्षा के लिए, बराबरी के लिए, और ये कि कैसे हम नए जीवन, नए चैलेंजेस का सामना करेंगे, वो काम कम हो रहा है। सर, मुस्लिम समाज के अंदर की जो जातीय चेतना को लेके कोई आपकी रचना हो या फिर उसके जो विमर्श हमारी हो? कहानियों में आया है, जी। लेकिन ये कि बाकायदा नहीं है ये। अच्छा अच्छा, कि मतलब किसी हवाले से उसमें बात की गई। हाँ, वो आया। अब क्योंकि अली अनवर ने इतना अच्छा लिख दिया है, जी 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 और एक और हैं, उन्होंने भी लिखा है, जी तो उससे काम चल जाता है। जी जी और मेरे ख्याल से कि इन्होंने आजमगढ़ के शिबली कॉलेज के लोगों ने भी काम किया है, अच्छा अच्छा जी तो उन लोगों ने किया है। देखिए, एक तो क्योंकि वो तजुर्बा जो होता है फर्स्ट पर्सन में, हिंदी में दलित लेखन को ये सवाल उठा, बहुत बड़ा उग्र रूप में लखनऊ में भी उठा, कि स्वानुभूत और वो दूसरे की अनुभूत को, इसमें क्या है, यानी दलितों के बारे में अगर कोई ब्राह्मण लिख रहा है या ठाकुर लिख रहा है, यादव लिख रहा है, तो वो स्वानुभूत का लेखन नहीं है, जी, सहानुभूति का लेखन है, वो सहानुभूत का लेखन है ना। तो इसलिए वो सच्चा लेखन नहीं है। प्रेमचंद पे यही तो आरोप लगता है ना। वो तो खैर एक तबका है जो हाँ, तो ये है। तो अब स्वानुभूत तो हो गई नहीं है कि हम जब तक उस मुश्किलों से हमें टकराव नहीं होगा, हम जिंदगी में वो मुश्किलें नहीं पैदा होंगी, तो हम लिखने की वैसी बेचैनी भी मेरे अंदर नहीं होगी, है ना। इसलिए वो लिख रहे हैं। देखिए, जो इसीलिए अंसारी समाज जो है मुसलमानों का, वो ज़्यादा आ गया है पसमानदा के सवाल पे, जी क्योंकि उसके अंदर वो बेदारी पहले आ गई थी जी 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 तालीम की। जी जी देखने को मिलती है सर कि वो कोई भी वो अंसारी हों या दूसरे लोग हों, वो यदि पसमानदा पे कुछ लिखते हैं या उस पर कुछ विमर्श करते हैं तो उसको डिस्करेज किया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब डिस्करेज क्या किया जाता है? अब इसमें चुकता ही नहीं, इतना कुछ लिख दिया तो किसने क्या कर लिया? नहीं, अभी जो जान अभी भी कहीं डिस्करेज किया जाता है, वो पसंद नहीं करते हैं, दो चार बातें भी सुना देते हैं, लेकिन जिसको लिखना है वो लिख रहा है। मतलब आने वाले समय में जिस तरीके से दलित विमर्श है, वैसे एक विमर्श के साथ जुड़ के और आगे एक
नया जो गंगा जमुनी तहजीब रही है वो और मजबूत होगी, है ना? हाँ, जरूर होगी, एकदम होगी। ठीक है, धन्यवाद सर, आपको बहुत बधाई।